हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम ज्योति दिस साइड। तो भाई आज की वीडियो जो है वो प्योरली होने वाली है हैशटैग पीजीटी कॉमर्स वालों के लिए जो केवीएस और ईएमआरएस एनवीएस टीयर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले मैं वो बता देती हूँ, सो दैट अगर आपका मन हो तो आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज स्टॉप करके यूट्यूब बंद करके अपनी पढ़ाई कर लेना, कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है जो केवीएस ईएमआरएस ने दिया हुआ है, हमारा सेम सिलेबस है। ठीक है, कॉमर्स के लिए तो वो सिलेबस को मैंने ईजी बना दिया है आपके लिए कि मैंने सिलेबस की फाइल में ही आपको लिख के बता दिया है कि कौन सा टॉपिक कौन सी क्लास के कौन से सब्जेक्ट में मिलेगा, हमें कैसे करना है, कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करने हैं। ऑल्दो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ इसके लिए भी एक वीडियो, सेपरेट वीडियो, जिसमें सिर्फ मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ और उससे काफ़ी फ़ायदा मिल भी रहा है, क्योंकि उन्हीं सोर्सेज को यूज़ करके मैंने अपना एचटेट पीजीटी कॉमर्स में और अपना नेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट पीजीटी कॉमर्स में, लाइक पीजीटी नहीं बोलेंगे, कॉमर्स सब्जेक्ट में मैंने नेट भी निकाला है सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए। तो एक बार देख लेते हैं कि हमें सिलेबस कहाँ कहाँ से कवर करना है, कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करने हैं और कौन सा टॉपिक कौन सी क्लास की बुक में से आपको मिलेगा। मेनली जो फोकस है आज की वीडियो का वो ये रहने वाला है, ताकि आप स्ट्रेट वो बुक को उठाओ और आप टिक 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 करते जाओ कि ये टॉपिक हो गया, टिक कर दिया, ये टॉपिक हो गया, टिक कर दिया। ठीक है, कि ऐसे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये कौन सा टॉपिक है, ये कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। तो अपना सिलेबस जो है बहुत सही है, हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना, हमें सिर्फ 11th-12th की बुक चाहिए एंड दैट्स इट, वी आर सॉर्टेड। और भी बताऊंगी आपको कि कैसे हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज। चलिए भाई देख लेते हैं। तो आई होप अब तक आप लोगों ने या तो अपना सिलेबस लिख लिया होगा या फिर इसका प्रिंट निकाल के अपने स्टडी टेबल के नियर बाय रख लिया होगा या पेस्ट कर लिया होगा। तो जहाँ पे भी आपका सिलेबस है वहां पे इस वीडियो में से देखते जाइए और लिखते जाइए। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ना, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वो हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा सिलेबस है ना वो प्योरली हमारा 11th और 12th से लिया गया है। ठीक है, हमें ज्यादा टॉपिक बाहर के करने ही नहीं है। ठीक है, तो हमें 11th और 12th के टॉपिक उठाने हैं ये। ठीक है, तो ये हमारा 11th 12th हमें अच्छे से करनी है और कुछ नहीं करना, इस बात को गांठ मार लो। ठीक है, तो एनसीईआरटी मैं तो देखो शुरू दिन से फोकस कर रही हूँ और आप सबसे कह रही हूँ कि एनसीईआरटी को मत छोड़ो। एनसीईआरटी के अलावा आप रेफरेंस बुक को जरूर पढ़ें अगर आपको पढ़नी है तो, जो आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी से वो टॉपिक नहीं हो रहा, लेकिन एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना, अदरवाइज बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। एनसीईआरटी को पहले करो, एनसीईआरटी के साथ साथ आप रेफरेंस बुक को पे आप स्विच कर सकते हो, बट एनसीईआरटी से करो। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये हमारा पूरा का पूरा एनसीईआरटी 11th क्लास का टॉपिक है। अच्छा, जो पहले सारे टॉपिक है वो 11th के दिए हैं, फिर 12th के दिए हैं, फिर बीएसटी में भी सेम, पहले 11th के टॉपिक फिर 12th के टॉपिक। ठीक है, कुछ एक टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं भी मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये सारे टॉपिक जो ना, अगर आप बुक देखोगे ना तो एक एक टॉपिक इसी सीक्वेंस में, लाइक जैसे अकाउंटिंग है, कंसेप्ट, मीनिंग, एडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी एक एक चीज मैं आपको बता रही हूँ एनसीईआरटी से उठाई गई है। इसी सीक्वेंस में आपको बुक में टॉपिक्स मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से ऐसे ही नहीं हवा में बात करी कि एनसीईआरटी पढ़ो। या जब सिलेबस आपका एज इट इज 11th की लाइक एनसीईआरटी बुक से एज इट इज ये समझ लो कॉपी पेस्ट किया है, तो एनसीईआरटी में से क्यों नहीं पूछेगा? कौन है वो लोग जिनको ये डाउट है नहीं एनसीईआरटी में से नहीं आएगा? भाई पढ़ लो, फिर जो मर्जी करना करो। मैं तो सिर्फ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद अप्लाई कर रही हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रही किसी को। आपको समझ में आ रहा है तो आप अप्लाई करो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास और भी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है तो आप उसको अप्लाई करो। बट मैं तो, मेरा सजेशन है ये, मैं किसी चीज के लिए फोर्स ना तो कर सकती हूँ, ना मेरा फोर्स करना बनता है। ठीक है, कि आप एनसीईआरटी मत यूज करो या जो भी है, लेकिन मेरा सजेशन है ये। तो ये आ गया आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अच्छा, अगर आप डीके गोयल बुक से कर रहे हो या कोई और पब्लिशर की बुक से कर रहे हो तो ये टॉपिक्स आपको 2 से 3 या 4 टॉपिक्स चैप्टर्स में कवर हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको एक ही चैप्टर में सारी चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आप देख लेना, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ये भी हमारा एनसीईआरटी का स्टेट जो चैप्टर 2 है वहां से कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी का चैप्टर 2 अगर आपके पास बुक है तो आप खोल सकते हो बुक को, सारे के सारे टॉपिक सीक्वेंस में आपको दिए गए हैं। ठीक है, देन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये आपका एनसीईआरटी का 3rd और 4th चैप्टर, यहाँ तक मैंने यहाँ नीचे मार्किंग भी कर दी है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वाले टॉपिक तक ये सारा। ठीक है, ये सारा मिला के आपका 3rd और 4th टॉपिक में चैप्टर में कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो इतना सा टॉपिक दिख रहा है ना आपको, ये वाला,
इतना वाला, ये वाला आपको मिलेगा एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 में, इसी नाम से चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आपको आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमें डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस और रिजर्व्स के बारे में पता है। डेप्रिसिएशन के स्पेशली दो हमें मेथड दे दिए हैं, एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, तीसरा कोई मेथड हम नहीं करेंगे। देन प्रोविजंस और रिजर्व्स के बारे में, उनके अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ से एमसीक्यूज बहुत बनते हैं। ऑल्दो मैंने काफी पहले पूरा इन डेप्थ इसकी पूरा वो बताया था आपको, सिलेबस का डिस्कशन किया था कि कहाँ से एमसीक्यू बनेंगे, कहाँ से डिस्क्रिप्टिव बनेंगे, तो वो वीडियो भी आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिजर्व, ये सारा यानी यहाँ तक, ये वाला टॉपिक यहाँ से लेकर, ये मैं पूरा शेड कर रही हूँ, और आपका यहाँ तक, ये सारा का सारा आपको किसमें मिलेगा, चैप्टर 7 में, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है हमारा ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये मिलेगा एनसीईआरटी के चैप्टर 6 में, ठीक है। बात क्या कर रहे हैं हम किसकी, क्लास 11 की अकाउंटेंसी की बात करें। आगे देख लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 9 है। अगर आप वैसे पब्लिक पब्लिशर की बुक लेते हैं या अगर आप वैसे प्राइवेट पब्लिशर की बुक लेते हैं तो आपको ये अलग बुक में मिलेगी, लाइक दो पार्ट्स में बुक डिवाइड की है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करें तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर 9 है, पार्ट 2 ही है, उसमें भी दूसरी बुक है, बट चैप्टर का जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं किया, सीक्वेंस वही रखा है, 6, 7, 8 फिर 9 से स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो चैप्टर 9 हमें वहां से करना है। देन ये जो चैप्टर है ये वाला, ये पूरा है हमारा चैप्टर 10 ऑफ एनसीईआरटी। उसके बाद हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये हमारा है चैप्टर 14। इतना करने के बाद आपका 11th क्लास का सिलेबस और हमारा यहाँ तक का सिलेबस कॉमर्स का कंप्लीट हो जाता है विद 11th क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। डन। आई थिंक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्टिल हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पे मैसेज कर दीजिएगा। देन हम देखेंगे क्लास 12th का पार्ट 1। क्लास 12th की अकाउंटेंसी दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो जो पार्ट 1 है उसमें हम चलते हैं पहले। सबसे पहले हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 2 है। उसके बाद हमारा आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजोल्यूशन, ये हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 3। देन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, चैप्टर 4। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चैप्टर 5। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में बताया है, यहाँ से एमसीक्यूज भी बनेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी बनेगा, और फुल फ्लेज हमारे लिए वो भी बन सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी। तो ये बहुत अच्छे से चैप्टर करना है। जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे कि कोई केस दे देगा छोटा सा और पूछेगा जर्नल एंट्री बताओ, या एमसीक्यूज में आ जाएगा कोई केस दे देगा और पूछेगा इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री को मैच करो और एमसीक्यूज का आंसर करो, ठीक है। देन अब आ जाते हैं हम अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 क्या बता रहा है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये हमारा जो पार्ट 2 है उसमें चैप्टर 1 है, ठीक है, जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है ना उसी अकॉर्डिंग लिखा है। पार्ट 2 का चैप्टर 1 है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, चैप्टर 2 है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, से सारा कवर हो जाएगा चैप्टर 3 में, इतना यह वाला ये शेडेड पोर्शन, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाला पोर्शन दिया हुआ है इतना, ये हमारा होगा चैप्टर 4 में एनसीईआरटी, ठीक है, डन। उसके बाद जो मैंने ये ब्लू शेड में डाला हुआ है ये आएगा पूरा चैप्टर 5 एनसीईआरटी का। एंड लास्ट में हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपका एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6। डन, हमारा अकाउंट्स का सिलेबस हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज की, ठीक है। चलो भाई, बिजनेस स्टडीज की बात करें तो बिजनेस स्टडीज का 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज की बात कर रही हूँ। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में आपका ये सारा टॉपिक जो बहुत दिख रहा है ना, पूरा पैराग्राफ, ये सारा का सारा आपका एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये सेकंड शेडेड पोर्शन है, मैं थोड़ा थोड़ा शेड कर देती हूँ, ये वाला जो रेड लाइन्स में दिया हुआ है, ये हमारा पूरा हो जाएगा एनसीईआरटी चैप्टर 2 से। देन हमारा पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पीवाईक्यू में जहां डिस्क्रिप्टिव पूछा गया था पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में, वहां इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ था, चैप्टर नंबर 3 है ये आपका। उसके बाद है बिजनेस सर्विस, चैप्टर नंबर 4। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, चैप्टर नंबर 5। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, चैप्टर नंबर 6। देन आपका स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज, चैप्टर नंबर 9। इंटरनल ट्रेड, चैप्टर नंबर 10। एंड देन इंटरनेशनल ट्रेड, चैप्टर नंबर 11, 12, ठीक है। ये वाला मुझसे स्किप हो गया, हो सकता है ये चैप्टर 8 हो, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला शायद चैप्टर 8 होना चाहिए मुझसे जो स्किप हुआ है, ठीक है, नहीं तो देखते हैं फिर बता दूंगी आपको मैं। 11th की बीएसटी कंप्लीट। अब आ जाओ 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज पे। 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का जो पार्ट फर्स्ट है हमारा, वो देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस, चैप्टर 1 में मिलेगा।
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको चैप्टर 2 में मिलेंगे, यहाँ से भी एमसीक्यूज बहुत बन जाते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन भी बन जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लास्ट लाइक जो पीवाईक्यू था, किसी मैंने बताया जो हरियाणा में एग्जाम हुए थे उसके पीवाईक्यू में पूछा गया था बिजनेस एनवायरनमेंट से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आ गया चैप्टर 3। ये जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सीक्वेंस में है आपके 4 to 8 चैप्टर, ठीक है। यहाँ हो जाता है हमारा चैप्टर जो बीएसटी का है पार्ट 11th क्लास की बीएसटी, वो हमारी सॉरी 12th क्लास की बीएसटी का फर्स्ट पार्ट वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से नीचे हमारे पास स्टार्ट हो गया 12th क्लास की बीएसटी का पार्ट 2। तो चैप्टर 9 में जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर होगा, चैप्टर 10 में आपके फाइनेंशियल मार्केट्स कवर होंगे, और उसके बाद चैप्टर 11 आपका मार्केटिंग का रहेगा, एंड चैप्टर 12 रहेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है पीवाईक्यू में, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक जो टॉपिक है ये वाला, इसका बहुत ज्यादा कंटेंट मुझे बुक में नहीं मिला, ठीक है, तो इसका कोशिश करेंगे हम कुछ नोट्स वगैरह हमें कहीं से अरेंज हो जाए तो वहां से कर लेंगे, ठीक है। तो ये भाई सॉर्टेड है, सब कुछ आपको एनसीईआरटी बुक्स में से मिल जाएगा, तो अब लग जाओ तैयारी में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें अपना टाइम टेबल मैनेज करना है। देखो, आप ना 40 डेज का प्लान बना सकते हो, 30 to 40 डेज, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप वर्किंग हो या आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हो। उस टाइम आपका जो ये वर्किंग आवर्स है ये कम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो फुल टाइम स्टडी कर रहा है वो आराम से 7 से 8 घंटा या इससे ज्यादा भी मैनेज कर पाएगा। वर्किंग जो पर्सन है उनके लिए तो 3 से 4 घंटे या 5 घंटे निकालना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। करना कैसे है, जो मुझे लगता है, मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी, जो आपको अच्छा लगे उसको आप चूज कर लेना। पहले हम क्या कर सकते हैं कि हमने एक चैप्टर लिया अकाउंट्स का, 11th क्लास, पहले हम 11th क्लास की बात करें, ठीक है। ये हमारा केस 1, ये मैं आपको आइडियाज बता रही हूँ, ठीक है। प्लस में हमने एक चैप्टर उठा लिया अपना बीएसटी का, फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद सेकंड चैप्टर उठा लिया अकाउंट्स का, सेकंड चैप्टर उठा लिया बीएसटी का, ठीक है। इसी सीक्वेंस में पहले हमने अपनी 11th क्लास कंप्लीट कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने सेम सीक्वेंस में उठा लिया 12th क्लास का ये अकाउंट्स, और ये उठा लिया हमने बीएसटी। इसका भी चैप्टर 1 किया, इसका भी चैप्टर 1 किया, ठीक है। एक तरीका तो हो गया ये। अब आ जाते हैं केस 2 पे। केस 2 आप ऐसे कर सकते हो कि आपने पहले 11th क्लास की अकाउंट्स पूरी करी, ठीक है, पहले ये कंप्लीट करी, फिर आपने 11th क्लास की बीएसटी कंप्लीट करी, फिर आप 12th क्लास पे आ गए, पहले अकाउंट्स पूरा करा, फिर आपने बीएसटी पूरी करी। ये हो गया दूसरा केस, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, थर्ड केस की हम बात कर लेते हैं। थर्ड केस में आप ऐसे कर सकते हो कि आपने पहले एक से 2 चैप्टर करे 11th क्लास के अकाउंट्स के, यहाँ पे बीएसटी, ठीक है, ये भी 11th की है, 1 से 2 चैप्टर की बीएसटी के। उसके बाद आपने 12th, यानी आप पैरेलल लेके चल रहे हो ताकि आपका एक साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए 11th और 12th का। फिर 1 से 2 चैप्टर इसके किए, फिर उसके बाद यहाँ से 3 से 4 चैप्टर, फिर यहाँ पे 3 से 4 चैप्टर। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रही हूँ? इस तरीके से, तो जो भी आपका मेथड है आप उस तरीके से कर लो। अब पढ़ना कैसे है उस पर बात कर लेते हैं कि भैया सिलेबस तो बता दिया आपने, अब समझ नहीं आ रहा पढ़ी कैसे, ठीक है। आपने देखो 2 केस बनते हैं, केस 1 अगेन, और एक बनता है हमारे पास केस 2। या तो आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं कि मैम आज आपकी वीडियो देखी और आज ही थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, मैं तो आज ही किताब उठाऊंगा, ठीक है। या फिर आप हो सकते हैं कि आपने पहले से कुछ प्लानिंग या कुछ प्रिपरेशन अपनी कर रखी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ दोनों ही पर्सन की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो डिफरेंट बनेंगी, क्योंकि इस पर्सन ने ऑलरेडी कुछ सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है, इस पर्सन को बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्रेश स्टार्ट करना है। तो दोनों ही अपना टाइम मैनेजमेंट अलग तरीके से करेंगे। अब आप देखो आपका रिमेनिंग जो सिलेबस है वो कितने डेज में पूरा हो पाएगा, और इसको अपना अलग पैटर्न बनाना पड़ेगा। अब जो मैं बिल्कुल जो फ्रेश स्टार्ट है उसके हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया वो तो अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज बना चुके होंगे, प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। बात आती है जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं,
ठीक है। ऑल्दो जिन्होंने प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर ली है वो भी एक बार देख लेना, कुछ हो सकता है दूसरे के आइडिया से ना कई बार अपना दिमाग चलने लग जाता है अलग डायरेक्शन में, तो और बेटर आइडियाज आ जाते हैं। तो फ्रेश स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, ठीक है, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने 11th क्लास की बीएसटी उठाई, उसका आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, ठीक है। आप टारगेट ले लो, डिपेंडिंग ऑन कि आप वर्किंग हो या फुल टाइम स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो आपने एक दिन में, सपोज फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है इस टॉपिक में 2 दिन लग जाए, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। आपको एक दिन लग गया उस टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है। अब उसी टॉपिक से आप क्या करोगे, उसके टॉपिक के रिलेटेड करोगे एमसीक्यूज। मैम एमसीक्यूज कहाँ से मिलेंगे, तो आप वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने कंप्लीटली ये बताया है कि स्टडी सोर्सेस क्या हैं जो मैं यूज कर रही हूँ, और वो स्टडी सोर्सेज ऐसे नहीं है फालतू के, मैं बहुत लिमिटेड कंटेंट यूज कर रही हूँ अपनी स्टडीज के लिए, लेकिन उनको अच्छे से कर रही हूँ। तो एक बार उस वीडियो पे जाके जरूर देखना कि कौन कौन से सोर्सेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो ठीक है, तो वहां से देख लीजिए एमसीक्यू हमें कहाँ से करने हैं। तो फर्स्ट डे एक दिन में हमने चैप्टर को पूरा रीड किया, रीड करके हमने क्या किया, उसके नोट्स भी बना लिए। हो सकता है इसमें 2 से 3 दिन भी लग जाए, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक दिन लिया है। आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद उसी सेम डे या अगले दिन उसके एमसीक्यूज करें, और एमसीक्यूज के बाद आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे मैम, तो लो मैं बता देती हूँ, उसका सोल्यूशन है मेरे पास। टेलीग्राम चैनल है ना अपना, जिस नाम से और जिस लोगो से यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम उसी नाम और उसी लोगो से हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। अबाउट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, याद रहा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, नहीं तो अबाउट सेक्शन में तो है ही, जाके उसको ज्वाइन करो। फ्री ज्वाइनिंग है, कोई पीडीएफ के पैसे नहीं है, सब फ्री में, क्योंकि अपना हाल फिलहाल यूट्यूब से अर्निंग का कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग मोटिव है, और मैं हेल्प ही कर रही हूँ, ठीक है। तो वहां जाके ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन सा चैप्टर आपने कर लिया, क्योंकि मैंने बताया ना 2 से 3 केसेस होंगे, हम अलग अलग तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो जो भी आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपका पूरा हो गया, उसी टॉपिक का नाम मेंशन कर दो कि मैम इस टॉपिक के एमसीक्यूज या इस टॉपिक के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मुझे प्रोवाइड कर लो। जितने पॉसिबल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनेंगे मैं सारे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, लेकिन देखो हर चीज के लिए ना तो मैं यूट्यूब वीडियो बना सकती हूँ, और मैं अंधाधुंध ऐसे कुछ भी कंटेंट भी शेयर नहीं करूंगी टेलीग्राम पे, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और मैं क्यों करूँ, ठीक है। तो मैं चाहूंगी ना कि भाई अगर मैं हेल्प कर रही हूँ तो सामने होना चाहिए उस हेल्प को लेने के लिए, ठीक है। अदरवाइज तो सोर्सेस तो आप खुद भी सर्च कर सकते हो, हम सब पढ़े लिखे हैं, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सब है। तो जो मैं करूंगी वो आप भी कर सकते हो। बट अगर आपको अपना टाइम बचाना है और मैं अपना टाइम वेस्ट करूं या कंज्यूम करूंगी उस चीज के लिए, कॉम्प्रोमाइज करूंगी, तो मुझे लगना चाहिए ना कि सामने वाला पर्सन सीरियस है। तो वो तभी करूंगी जब आप इतना काम करोगे, ये वाला टॉपिक का नाम पर्टिकुलर कि मैम ये हो गया, अब इस टॉपिक के क्वेश्चन या एमसीक्यू जो भी कंटेंट है या पीडीएफ है, नोट्स है, हैंड रिटन, मैंने सैंपल भी शेयर किया था, अगर आपको वो कंटेंट समझ में आ रहा है, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है, तो मैं वो वाली शेयर कर दूंगी। तो जो जैसा चाहिए मैं आपको सब शेयर करूंगी, लेकिन उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये होगा कि जब आप डेली डेली करते जाओगे ना, तो आप ये देखोगे कि आपका, हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप चैप्टर फर्स्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ना हो, चैप्टर 2 में आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चैप्टर 3 में आप और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही चीज होगी। तो आप ये मत सोचो कि मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, देखो किसी को समझ नहीं आ रहा, सब ब्लैंक है। तो आपको सिर्फ कंटिन्यूअसली चीजों में लगे रहना है, डर के या नर्वस होके छोड़ना कुछ भी नहीं है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर अब तक स्टार्ट नहीं करी है तो ये लास्ट वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ ओवर थिंकिंग नहीं करने वाली, कोई नेगेटिव विचार नहीं लाने वाली, कोई केवीएस के रिजल्ट का वेट नहीं करने वाले, हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मैं आपकी हेल्प करने के लिए जितना मुझसे हो पाएगा आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद आप देखेंगे अच्छा एक और तरीका डिस्क्रिप्टिव करने का। मैं डिस्क्रिप्टिव जैसे अगर आप जो भी टॉपिक बोलोगे, देखो स्पेलिंग पे मत जाना ज्यादा, बोलते बोलते गलत हो जाती है लिखने में, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, तो आप जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगी या खुद से भी अगर आप कर पा रहे हो, तो पहले वो जो आंसर है ना उसको 4 मार्क्स के हिसाब से लिख लो। पैटर्न क्या होना चाहिए इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ। पहले इंट्रो लिखोगे, उसके बाद मेन बॉडी लिखोगे, मेन बॉडी को भी पैराग्राफ में नहीं लिखना, हेडिंग्स डालोगे, और हेडिंग्स के भी अगर सब पॉइंट बन रहे हैं तो सब पॉइंट डालोगे, ठीक है। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल डालोगे, या जो भी हमने हेडिंग लिखी उस सब में एग्जाम्पल बनता है तो सेम उसी लाइन में एग्जाम्पल लिख दो, या फिर अलग से एग्जाम्पल का लिख के एग्जाम्पल डाल दो। और लास्ट जो चीज करनी है वो है कंक्लूजन।
1 से 1.5 लाइन का। ये हमारा पैटर्न होना चाहिए आंसर को राइट करने का। कहीं अगर डायग्राम बन रहा है जो अपने सब्जेक्ट में वैसे कम है, कहीं अगर पॉसिबल हो, या डायग्राम छोड़ो, डायग्राम नहीं कहेंगे उसको, फ्लो चार्ट कहेंगे। ठीक है, कोई प्रोसेस पूछ लिया है, किसी चीज की साइकिल पूछ ली है, तो उसका हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब एक जो तरीका मैं फॉलो कर रही हूँ अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखने के लिए, वो क्या करती हूँ कि पहले जो भी, जैसे लाइक क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर मिल गया। ठीक है, वो आंसर के बाद मैं क्या करूंगी, पहले उस आंसर को याद करूंगी। ठीक है, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करूंगी एक बार तो, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के वर्ड्स है, मैं हर चीज अपने मन से बना के नहीं लिखना चाहती, क्योंकि फिर हमारे वर्ड बैंक खराब हो जाएगा। तो हमें वर्ड पावर भी स्ट्रांग रखनी है। तो मैं उस एनसीईआरटी लैंग्वेज को थोड़ा ग्रास्प करने की कोशिश करती हूँ। उस क्वेश्चन को पढ़ा, 2-3 बार वो लाइक याद करने की कोशिश करूंगी, और फिर क्या करूंगी, सेम डे या नेक्स्ट डे मैं जाते ही क्या करूंगी, उस चैप्टर के पहले क्वेश्चन आंसर्स लिखूंगी, कि जो क्वेश्चन थे ना उन्हीं को ही लिख रही हूँ, अलग से कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रही। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार तुमने कुछ तो किया। तो वो जब वो थोड़ा थोड़ा भी करते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस, आप खुद देखना 3 से 4 चैप्टर के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत अप हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा, अरे केवीएस क्या है, मैं तो कहीं लास्ट इंटरव्यू डेमो देने जाऊँ ना प्राइवेट स्कूल में, तो वहां मेरे को तो जाते रख लेंगे। ठीक है, और प्राइवेट में भी अच्छी सैलरी है पीजीडीज पे, तो ऐसी बात नहीं है। तो रास्ते बहुत हैं, बस हमें प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। आज की वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। बाकी जो मेरे को सोचा था मैंने, वो लगभग तो आपसे डिस्कस कर लिया। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई और चीज के बारे में अगर डिस्कशन करने की नीड हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम एक छोटी सी वीडियो बना लेंगे, या कमेंट्स में ही मैं आपके आंसर्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, बट मेन जो चीज है वो ये है कि अब लग जाओ। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।